क्या है, इम्पेयरमेंट क्या होती है। ठीक है, देखिए रीवैल्यूएशन जब हम कर रहे थे ना, तो रीवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन कब करती है, जब ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि वैल्यू ज्यादा हो गई है। ठीक है, वैल्यू कम करने के लिए रीवैल्यूएशन कोई करता है। जब हमें लगता है कि हमारे एसेट की बुक वैल्यू कम है और हमारे एसेट की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो हमारे पास ये ऑप्शन तो होता है कि हम इसे रीवैल्यू कर दें, तो हम रीवैल्यूएशन सरप्लस बुक कर लेते हैं। और एक दफ़ा हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस बुक कर लिया तो हर साल रीवैल्यूएशन करना मैंडेटरी नहीं होता। तो रीवैल्यूएशन एक अलग चीज़ है और इम्पेयरमेंट एक अलग चीज़ है। इम्पेयरमेंट को समझना, देखें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एसेट है जिसकी बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट, तो बैलेंस शीट में हमने कैरी किया हुआ है उसको, विच इज ऑल्सो नोन एज बुक वैल्यू। ये बैलेंस शीट में हमारे पास है 100 मिलियन की। और सपोज कर लेते हैं कि ये कॉस्ट मॉडल पे पड़ा हुआ है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करके हमने ये वैल्यू निकाली है, या कॉस्ट माइनस अमोर्टाइजेशन करके हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की है 100 मिलियन की। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कम से कम इकोनॉमिक बेनिफिट ये एसेट हमें कितना देके जाएगा, 100 मिलियन का इकोनॉमिक बेनिफिट देके जाएगा। लेकिन इसकी जो रियल वर्थ है, जिसको हम नाम दे देते हैं रिकवरेबल अमाउंट, उसको मैं आगे डिफाइन करूंगा हाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस रिकवरेबल अमाउंट, यानी कि इस एसेट से बेनिफिट कितने रिकवर होने वाले हैं, वो मैंने कैलकुलेट किए तो वो आ गया 80 मिलियन। अब देखें बैलेंस शीट में एक एसेट किसके ऊपर रिकॉर्ड हुआ है, 100 मिलियन के ऊपर। हम ये कह रहे हैं इससे इकोनॉमिक बेनिफिट कितने मिलेंगे, कम से कम 100 मिलियन। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी ये कह रही है कि एसेट्स के इकोनॉमिक बेनिफिट सिर्फ कितने रह गए, 80 मिलियन रह गए। तो आपने एसेट को क्या किया हुआ, आपने एसेट को 20 मिलियन से ओवर स्टेट किया हुआ, ज्यादा वैल्यू पर रिकॉर्ड किया। क्या हम एसेट को ज्यादा वैल्यू पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम एसेट को ओवर स्टेट नहीं कर सकते और लायबिलिटी को अंडर स्टेट नहीं कर सकते। ये तो एसेट ओवर स्टेट हुआ है, व्हाट टू डू। तो हम कहेंगे कि ये एसेट 20 मिलियन से इम्पेयर्ड हो चुका है। तो इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन क्या बनी, जब किसी एसेट की बुक वैल्यू यानी कि उसका कैरिंग अमाउंट उसके रियल वर्थ यानी कि उसके रिकवरेबल अमाउंट से जब भी ज्यादा हो जाए, तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या कहलाएगा, कि ये एसेट क्या हो चुका है, इम्पेयर्ड हो चुका है। और इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेंगे जो कि मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं, लाजमी है। कि अगर इम्पेयरमेंट लॉस आएगा तो आप ये कह के छोड़ नहीं सकते कि हमारी मर्जी, हम करें ना करें, आपको लाजमी बुक करना पड़ेगा 20 मिलियन का इम्पेयरमेंट लॉस। तो अब ऑर्गेनाइजेशन का काम यह है कि उसके पास जो टेंजिबल एसेट्स हैं उनकी, और जो इंटेंजिबल एसेट है यानी कि IAS 16 और 38 दोनों पे बात कर रहा हूँ, इनकी उसे इम्पेयरमेंट चेक करनी होती है। कि हमारे पास जो एसेट बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, या कॉस्ट माइनस अमोर्टाइजेशन, कहीं ऐसा ना हो कि हमने वैल्यू ज्यादा रिकॉर्ड की हुई हो और उसकी जो रियल वर्थ है, रियल वर्थ के लिए मैं वर्ड क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, रिकवरेबल अमाउंट। ऐसा ना हो कि वो कम हो चुका हो किसी वजह से, वजह पे हम बात करेंगे, वजह क्या हो सकती है कि एसेट की वैल्यू जो है रियल वर्थ कम हो जाती है। तो अगर ऐसा है तो आपको एसेट के अगेंस्ट इंपेयरमेंट बुक लाजमी करनी पड़ेगी। अब सवाल ये पैदा होता है पता कैसे चलेगा, हमारे पास तो 1000 एसेट्स हो सकते हैं, टेंजिबल भी बहुत सारे होते हैं, लैंड बिल्डिंग प्लान एंड मशीनरी इक्विपमेंट फिक्सचर्स फिटिंग, इंटेंजिबल भी बेशुमार होते हैं, परचेज इंटरनली जनरेटेड, व्हाट टू डू, क्या करें। तो उसका तरीका हम IAS 36 में पढ़ेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि इम्पेयरमेंट करनी है या नहीं करनी, हर साल करनी है नहीं करनी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इम्पेयरमेंट का क्या है, एसेट शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड, ये ध्यान में रखें, एसेट्स शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड। इम्पेयरमेंट वाला IAS जो है ना वो एसेट पे अप्लाई होता है सिर्फ, एसेट्स बैलेंस शीट में अपनी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा पे अगर रिकॉर्ड हुए हुए हैं तो इट्स मैंडेटरी कि आप उसको कम करें और कहाँ ले आए, उसके रिकवरेबल अमाउंट पे लाके
ट्रांसफर करें और डिफरेंस जो होगा वो इम्पेयरमेंट लॉस के तौर पर बुक कर लें। अब चलते हैं हम थोड़ी सी थ्योरेटिकल डिस्कशन पे और आगे इसको बढ़ाते हैं। IAS 36 इम्पेयरमेंट, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसका ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ये चेक करना चाहिए कि उसके जितने भी एसेट्स हैं वो रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा पे रिकॉर्ड ना हुए हों। और ये IAS डिफाइन करता है कि रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, उसको कैसे इम्पेयरमेंट फाइंड आउट करते हैं और इम्पेयरमेंट को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन इम्पेयरमेंट लॉस की, इम्पेयरमेंट लॉस इज द अमाउंट बाय विच द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट। अच्छा, कैश जनरेटिंग यूनिट को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी आप कैश जनरेटिंग यूनिट को समझ लें। ग्रुप ऑफ एसेट, सिंगल एसेट या ग्रुप ऑफ एसेट, इसकी आगे जाके बात करेंगे। तो द अमाउंट बाय विच द कैरिंग वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट इज मोर देन एक्सीड इट्स रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन इट्स रिकवरेबल अमाउंट। तो एसेट क्या हो गया, एसेट इम्पेयर्ड हो गया। कैरिंग अमाउंट क्या होता है, कैरिंग अमाउंट होती है बुक वैल्यू, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस अमोर्टाइजेशन। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो एक बात ये देखें, फॉर एग्जाम्पल कैरिंग अमाउंट है 100 मिलियन, रिकवरेबल अमाउंट है 80 मिलियन, इम्पेयरमेंट हो गई, यस इम्पेयरमेंट हो गई। कैरिंग अमाउंट है 100 मिलियन, रिकवरेबल अमाउंट है 120 मिलियन, देयर इज नो इम्पेयरमेंट। वैल्यू ज्यादा है तो इम्पेयरमेंट नहीं है। तो इम्पेयरमेंट तो होगी तब जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगा और रिकवरेबल अमाउंट कम होगा। अच्छा, नॉर्मली रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा होता है, लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से एसेट की जो रिकवरेबल अमाउंट होती है वो गिर जाती है। जैसे आपके पास एक एसेट था, वो डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, कोई मसला हो गया उस एसेट के साथ, तो उसकी वर्थ पे क्या असर पड़ता है, उसकी वर्थ जो होती है वो कम हो जाती है। अब कैरिंग अमाउंट तो आपके पास बैलेंस शीट में अवेलेबल है, वो तो हम IAS 16 में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, 38 में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। असल गेम है रिकवरेबल अमाउंट का, कि रिकवरेबल अमाउंट कहाँ से आएगा। सो रिकवरेबल अमाउंट की जो डेफिनेशन है ना, रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलेगा, RA। अब देखिए, एक बिल्डिंग है हमारे पास, अगर मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग से मुझे फ्यूचर में कितने इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, तो वो दो तरीके से मिल सकते हैं। या तो आज मैं इस बिल्डिंग को बेच दूं, या इस बिल्डिंग को अगले कुछ साल तक उसकी यूजफुल लाइफ तक इस्तेमाल करूं। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, बेनिफिट। और बेनिफिट हासिल करने के क्या तरीके होते हैं, दो, या तो आप उसे इस्तेमाल करें या फिर आप उसे आज इमीडिएटली सेल कर दें। तो रिकवरेबल अमाउंट बनेगा हायर ऑफ, यानी कि आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी रिकवरेबल अमाउंट के लिए। और वो दो चीजें क्या हैं, रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ फेयर वैल्यू यानी कि मार्केट प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल, जिसको हम पास में पढ़ चुके हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट सेलिंग प्राइस, NRV भी कह सकते हैं इसको। तो एक चीज हो गई इसकी फेयर वैल्यू लेस डिस्पोजल कॉस्ट, कि अगर आज इस एसेट को बेच दें तो इसको बेचने से हमें कितना अमाउंट रियलाइज होगा ये निकालनी पड़ेगी। और दूसरी चीज है वैल्यू इन यूज, VIU। अगर आज इस एसेट को बेच दें, सॉरी इस्तेमाल करें, तो फ्यूचर में जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाले हैं उसकी वर्थ आइडेंटिफाई करनी है, हमें कितने इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, उसे हम कहते हैं वैल्यू इन यूज। तो जो भी एसेट आपके पास मौजूद है उसको चेक करना पड़ेगा कि उसकी अगर आज हम उसे बेच दें तो कितना अमाउंट रियलाइज होगा, और अगर हम इसे ना बेचें बल्कि इसको आगे फ्यूचर में इस्तेमाल करें तो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो मिलने वाला है उसकी वैल्यू हम असेस करेंगे। और उन दोनों में से लोअर ऑफ नहीं लेंगे, उन दोनों में से क्या लेंगे, उन दोनों में से हायर ऑफ चूज कर लेंगे। तो वो हायर ऑफ हमारे लिए क्या बन जाएगा, वो हायर ऑफ हमारे लिए बन जाएगा रिकवरेबल अमाउंट। देखें कुछ एग्जांपल। तो रिकवरेबल अमाउंट के लिए क्या निकालना है, दो चीजें निकालनी है, VIU निकालना है और FP लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल निकालना है। अब मैं कुछ नंबर डाल रहा हूँ, मुझे चेक करना है। तो फॉर एग्जांपल एक एसेट का मैंने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कैलकुलेट किया, तो वो आ रहा है 85 मिलियन।
फिर मैंने इसका VIU निकाला, वो आ रहा है 80 मिलियन। तो मैं क्या लूंगा, मैं लूंगा हायर ऑफ। ये क्या बन गया हायर ऑफ, ये बन गया रिकवरेबल अमाउंट। अब मुझे 80 मिलियन का कोई लेना देना नहीं है, मुझे हायर ऑफ चूज करना है। अब हायर ऑफ निकाल लिया, अब मैं देखूंगा इस एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना था। सपोज कैरिंग अमाउंट था 90 मिलियन, रिकवरेबल अमाउंट कितना है, हायर ऑफ 85 मिलियन। क्या ये एसेट इम्पेयर्ड हुआ है? तो इम्पेयरमेंट का रूल क्या कहता है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो ये एसेट क्या हो गया, ये एसेट 5 मिलियन से इम्पेयर्ड हो गया, इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। अब हमें ये सीखना पड़ेगा कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, वैल्यू इन यूज कैसे निकालते हैं। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल हमारा ये है कि IAS 16 का कोई एसेट हो, 38 का कोई एसेट हो, हमारे पास तीन चीजें हो गई। एक हो गया कैरिंग अमाउंट, एक हो गया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और एक हो गया वैल्यू इन यूज। इन दोनों से हम हायर ऑफ चूज करके इसको कंपेयर करेंगे कैरिंग अमाउंट से। अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा हुआ तो इम्पेयरमेंट होगी, अगर कैरिंग अमाउंट कम हुआ तो इम्पेयरमेंट नहीं होगी। फिर आप अपनी मर्जी से IAS 16 और 38 में जैसे रिकॉर्ड कर रहे थे वैसे रिकॉर्ड इसको करते जाए। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी होगी। अब फेयर वैल्यू क्या होती है, वैल्यू इन यूज क्या होती है, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर पता कैसे चलता है कि कोई एसेट जो है वो इम्पेयर्ड हुआ होगा, टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग करने के इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो डेफिनेशन में हमने दो चीजें पढ़ ली, तीन डेफिनेशन पढ़ ली, इम्पेयरमेंट लॉस की डेफिनेशन, कैरिंग अमाउंट की डेफिनेशन, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, और रिकवरेबल अमाउंट की डेफिनेशन। अब बाकी दो डेफिनेशन पे बात करते हैं। फेयर वैल्यू क्या होती है? फेयर वैल्यू बेसिकली मार्केट प्राइस होती है। फेयर वैल्यू क्या होती है, किसी एसेट की मार्केट वैल्यू, कि वो एसेट मार्केट में किस प्राइस के ऊपर बिकता है। अच्छा, इस फेयर वैल्यू के ऊपर हमारा एक पूरा स्टैंडर्ड है, IFRS 13 हमारे सिलेबस में, जो कि हमें क्या गाइड करेगा कि अगर किसी एसेट या लायबिलिटी की फेयर वैल्यू मेजर करनी है तो उसका तरीका क्या होता है। तो हम इस IAS में बात नहीं करेंगे कि फेयर वैल्यू निकालते कैसे, वो हम IFRS 13 में बात करेंगे कि फेयर वैल्यू निकालने के तरीके क्या क्या होते हैं। अभी हम क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू। एक बिल्डिंग आपके पास है, अगर आपको फाइंड आउट करना है कि ये आज कितने की बिकेगी, आप जाएं रियल एस्टेट एजेंट के पास और उसको जाके बोलें भाई ये बिल्डिंग है, इतने गज का प्लॉट है, इतने यार्ड्स का प्लॉट है, बताएं कितने का बिकेगा आज। वो कहेगा जी ये मार्केट चल रही है। और ये मार्केट इलाके के टू इलाके, एरिया टू एरिया क्या करती है, वेरी करती है। तो फेयर वैल्यू निकालना बाज़ दफ़ा आसान होता है, फेयर वैल्यू निकालना बाज़ दफ़ा टफ हो सकता है, मुश्किल काम हो सकता है। उसकी डिटर्मिनेशन के लिए पूरा एक स्टैंडर्ड हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर निकल सकती है तो ठीक है, नहीं निकल सकती तो ऑल्टरनेट तरीके क्या हो सकते हैं। तो फेयर वैल्यू IFRS 13 में जो डिफाइन हुई है ना, उसको मैं अगर आसान अल्फाज में समझा दूं तो फेयर वैल्यू ये होती है कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, अगर आज मैं वो बिल्डिंग बेच दूं तो बिल्डिंग बेचकर मेरे हाथ में क्या आएगा, दिस इज फेयर वैल्यू। अभी हम सिर्फ एसेट पे बात करें। और अगर लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लाइबिलिटी मेरे ऊपर है, अगर मुझे इस लाइबिलिटी से जान छुड़ानी है तो जान छुड़ाने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। लेकिन सिर्फ एसेट सेल करके क्या मिलेगा वो काफी नहीं है, या लायबिलिटी से जान छुड़ाने के लिए क्या देना पड़ेगा, जो ट्रांजेक्शन हो रही हो ना वो ट्रांजेक्शन एक ऑर्डरली ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, और मार्केट में खरीदने वाले भी होने चाहिए और बेचने वाले भी होने चाहिए। तो डेफिनेशन ये बनेगी, द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट, अगर एसेट की डेफिनेशन पे बात कर रहे हैं, द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट, और अगर लाइबिलिटी की डेफिनेशन पे बात कर रहे हैं, और पेड टू ट्रांसफर अ लाइबिलिटी। ये आधी डेफिनेशन होगी। अब एक बंदा है, उसको एक बिल्डिंग बेचनी है, जबरदस्ती मजबूरी है कोई, तो वो भी तो प्राइस हासिल कर रहा होगा, लेकिन वो फेयर वैल्यू नहीं होगी। तो जबरदस्ती बेच रहा है, उसको कोई इमरजेंसी हो गई, किसी के हॉस्पिटल में कोई बंदा एडमिट है, उसको पैसा चाहिए, पेमेंट करनी है, तो इमरजेंसी के अंदर तो वो जो पैसा उसको मिलेगा वो फेयर वैल्यू नहीं होती, क्योंकि IAS ने शर्त लगाई है
कि ट्रांजैक्शन ऑर्डरली होनी चाहिए बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स, एक ऐसी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए जो जबरदस्ती की ट्रांजैक्शन ना हो। तो अब एसेट बेचकर जो आपके हाथ में पैसा आ रहा है ना, वो कहलाएगा कि ये फेयर वैल्यू है। बाकी डिटेल हम कहाँ पढ़ेंगे, बाकी डिटेल हम पढ़ेंगे IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट में। तो हमारी रिकवरेबल अमाउंट की डेफिनेशन क्या है, हायर ऑफ फेयर वैल्यू, यानी कि आसान अल्फाज में मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस जो भी हम ले रहे हैं उसमें से हम डिस्पोजल की कॉस्ट माइनस कर देंगे तो वो बन जाएगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। वैल्यू इन यूज की डेफिनेशन क्या है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम एन एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट। तो आज हमारे पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को अगर आज मैं बेच देता हूं तो वो 1 मिलियन की बिक जाएगी और उसकी लाइफ है बाकी 5 साल। अगर मैं उसे इस्तेमाल करता हूं तो 5 साल तक मुझे उससे बेनिफिट मिलेंगे। उसकी आज मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ एसेट, ये देखें। सो वैल्यू इन यूज हमें जो मिल रही है वो कैसे निकालते हैं, फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ एसेट्स। तो उसके लिए आपको फ्यूचर कैश फ्लोज वो खुद बताएगा, और पीवी निकालने के लिए वो आपको इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट खुद देगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे एसेट की लाइफ है 5 साल, 5 साल बाकी है। 5 साल में वो एसेट मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, 1 2 3 4 5। पहले साल वो मुझे 50,000 का बेनिफिट देगा, दूसरे साल वो मुझे 60,000 का बेनिफिट देगा, तीसरे साल मुझे 70,000 का बेनिफिट देगा, फिर बेनिफिट डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे और आखिरी साल में वो मुझे 30,000 का बेनिफिट देगा। ये बेनिफिट हमें निकालने नहीं है, गिवन होते, 5 साल उसकी लाइफ है। अच्छा, अब मुझे डिस्काउंट रेट दिया गया, इंटरेस्ट रेट दिया गया। तो डिस्काउंट रेट मुझे दिया गया कि भाई इसके लिए आपके पास डिस्काउंट रेट है 10%। डिस्काउंट रेट को कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, ऑल्टरनेट नाम इसका। तो इसके जो डिस्काउंट फैक्टर निकलता है ना, वो एक फॉर्मूले से निकलता है। हो सकता है एग्जाम में वो फॉर्मूला भी आपको फैक्टर निकाल के खुद दे दे। ठीक है, नॉर्मली हम उसके लिए टेबल इस्तेमाल करते हैं। ये फॉर्मूला होता है फैक्टर निकालने का, 1+R⁴n, किसी भी ईयर का फैक्टर निकालने। तो अगर मैं पहले साल का फैक्टर निकालूं तो 1+R, R होता है डिस्काउंट रेट 0.10। पहले साल के लिए पावर क्या रखूंगा, 1। दूसरे साल के लिए पावर क्या रखूंगा, पावर 2। इसी तरह मैं पावर लगा लगा के हर साल का फैक्टर निकाल सकता हूँ। पहले साल का फैक्टर आएगा 0.909। इसके लिए एक टेबल भी मिलता है, डिस्काउंट टेबल, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 0.909, 0.826। और हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली 0.909 आपको दे दे वो सवाल में, अगर कभी आया तो, कभी अगर आया तो ये फैक्टर हम निकाल लें। ठीक है, अब फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, कैश फ्लोज मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। उस ईयर के डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। तो मैं इस टेबल के अंदर डिस्काउंट फैक्टर डाल के इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आंसर आ जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ डिस्काउंट फैक्टर से, बल्कि दोबारा नीचे सेपरेट टेबल बना देते, दोबारा बनाते हैं। ईयर कैश फ्लोज डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पी। तो 1 2 3 4 5, 5 साल है। कैश फ्लोज आपको दिए हुए, कैश फ्लोज कितने, 50 60 70, 50 60 70 55 एंड 30, ये आ गए फ्यूचर कैश फ्लोज। अब इसको डिस्काउंट करके लेकर आना है प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। तो डिस्काउंट फैक्टर हमने 10% पे निकालने शुरू किए, 0.909। इससे मल्टीप्लाई करना शुरू करें आपस में, 751 683 621, मल्टीप्लाई करें आपस में, 50,000.909। सर पहली की पीवी आई 45,450। 45454। जी हाँ। सेकेंड
450 है सर, 450 एंड सेकंड सेकंड की आ रही है 49,560। थर्ड सर इसकी आ रही 52,570। थर्ड की आ रही 37,565। लास्ट लास्ट की 18,630। इनको सम कर लो। तो टोटल आ रहा है 2,37,775। 2,0,2,0,3,775। ये जो आया ना आंसर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, इसको हम क्या कहते हैं? वैल्यू इन यूज। ये होता है वैल्यू इन यूज। प्रैक्टिकली ये निकालना बड़ा मुसीबत वाला काम है, क्योंकि इसके लिए आपको फ्यूचर कैश फ्लोज फाइंड आउट करने पड़ेंगे, उसके बाद सूटेबल डिस्काउंट फैक्टर निकालना पड़ेगा, हमें सब गिवन होगा एग्जाम में। बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो आप वो 2 साल के कैश फ्लोज दे, 3 साल के लाइफ दे, 4 साल के लाइफ दे, एक डिस्काउंट रेट देगा, डिस्काउंट फैक्टर निकालेंगे और वैल्यू इन यूज निकालकर उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल से कंपेयर करेंगे और हायर ऑफ निकाल लेंगे। और हायर ऑफ क्या बन जाएगा? हायर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगा। ये है इसकी कहानी वैल्यू इन यूज। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब होता है, टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? टेस्टिंग का मतलब होता है कंपेयर करें कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट के साथ। ये टेस्टिंग कहलाती है। तो क्या हम हर एसेट की टेस्टिंग करें हर साल? इस तरह तो बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। कितने एसेट्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, कितनी बिल्डिंग्स होंगी, प्लांट, मशीनरी, एसी लगे हुए होंगे। तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग यानी कि कंपैरिजन ऑफ कैरिंग अमाउंट विद दी रिकवरेबल अमाउंट क्या हर साल करनी होती है? तो इसका जवाब ये नहीं, हर साल नहीं करनी होती। बल्कि हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करने के बजाय हर साल रिपोर्टिंग डेट के ऊपर देखते हैं कि क्या कोई इंडिकेटर तो नहीं है जिससे हमें लगता हो कि हमारे एसेट की रिकवरेबल अमाउंट कम हो गई होगी। इंडिकेटर ढूंढते हैं। अगर हमें इंडिकेटर नजर आ जाए, क्या लग ऐसे रहा है कि हमारे एसेट की वैल्यू कम हो सकती है, तो इफ देयर इज एन इंडिकेशन that an asset may be impaired, then the asset's recoverable amount must be calculated. इसका मतलब है हर साल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंडिकेटर्स देखेंगे। अगर आपको लगता है कि यार कोई मसला है इस एसेट के साथ, तो फिर रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट होगा, वरना रिकवरेबल अमाउंट की जरूरत नहीं है। अब वो जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, तो बेशुमार इंडिकेटर्स हैं जिससे पकड़ में आ जाता है कि जी इस एसेट के साथ मसला है। तो वो इंडिकेटर्स की एक लिस्ट है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, एक एक्सटर्नल इंडिकेटर्स हैं और दूसरे इंटरनल इंडिकेटर्स हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स पता होनी चाहिए कि इंटरनल में कितने इंडिकेटर्स आ जाते हैं और एक्सटर्नल में कितने। तो हम थोड़े से इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करेंगे जिससे हमें पता लग रहा हो कि हो सकता है। अच्छा, इंडिकेटर का ये मतलब नहीं होता कि इम्पेयर्ड हो गया। इंडिकेटर हमें ये बताता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम रिकवरेबल अमाउंट फाइंड आउट करते हैं, उसको कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करते हैं और फिर पता लगता है कि इम्पेयरमेंट हुई या इम्पेयरमेंट नहीं हुई। तो वो इंडिकेटर्स की एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ इंडिकेटर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल की कुछ यहाँ पर वैल्यूज दी है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो हमें अपने एसेट के बारे में बाहर से पता लगेगा कि आपके एसेट की वैल्यू कम हो चुकी है।
अंदर इंटरनली नहीं पता लगेगा, बाहर कोई बताएगा, बाहर से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमारे पास जो एसेट्स मौजूद हैं उनके साथ कोई मसला है जिसकी वजह से उनकी वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। इसका बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आपके पास जो एसेट रखा हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू आपको पता लगी गिर गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मोबाइल फोन है, अभी आपने लिया हुआ था 3 महीने हुए थे, आपने उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, उसमें से थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन माइनस किया, किसी ने बताया कि भाई तुमने जो 50,000 का मोबाइल खरीदा था आज वो मार्केट में 40,000 का हो चुका है। तो मार्केट वैल्यू डिक्लाइन होना इट्स एन इंडिकेटर कि रिकवरेबल अमाउंट हो सकता है कम हो चुका हो। तो अब हम क्या करेंगे, फाइंड रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे। दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर। इसी तरीके से एक और इंडिकेटर है कि आपको ये पता लगे कि समथिंग नेगेटिव हैपन, कोई चीज नेगेटिव हुई है हमारे अगेंस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट। किस चीज के बारे में, नेगेटिविटी इन टेक्नोलॉजी, नेगेटिविटी इन मार्केट, नेगेटिविटी इन इकोनॉमी और नेगेटिविटी इन लॉ। हमारे अगेंस्ट कोई नेगेटिविटी आई है इन चीजों में। फॉर एग्जाम्पल हमें पता लगा कि हम जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई। अब इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने से एसेट की वैल्यू का कोई ताल्लुक होता है कि अगर इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी तो एसेट की वैल्यू भी गिरेगी? ऑब्वियसली होता है, क्योंकि आप जो बेनिफिट अर्न करते हैं वो किसी भी इकोनॉमी में रहकर अर्न करते हैं। अगर इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी तो एसेट्स के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी अफेक्ट होंगे। तो पता लगा इकोनॉमी रिसेशन में चली गई है, नेगेटिविटी आ गई इकोनॉमी में, तो तब भी हम रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे। इसी तरीके से आप जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जगह कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, तब भी आपको एसेट को प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरीके से आप जिस मार्केट में काम कर रहे हैं वहां पर एक नया प्लेयर आ गया, कंपटीशन बढ़ गया, उससे भी आपके एसेट्स में मसला हो सकता है। एसेट्स के इकोनॉमिक बेनिफिट अफेक्ट हो सकते हैं। जैसे पाकिस्तान की एयरलाइन इंडस्ट्री में एक नया प्लेयर आया अभी रिसेंटली, अभी 2 नए प्लेयर आए। तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं, पीआईए है, दूसरे हैं, उनकी सेल में फर्क पड़ेगा और उनके जो जहाज की यूटिलाइजेशन है उसमें फर्क पड़ेगा। ये मार्केट के अंदर नेगेटिविटी आ गई। या आप जिस मुल्क में ऑपरेट कर रहे हैं वहां पर आपके खिलाफ कोई गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया जिससे आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अफेक्ट हो सकते हैं। नेगेटिव चेंजेस पे बात करें तो हम फिर रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल काफी है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए इकोनॉमी में। जैसे आजकल इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से एसेट्स का क्या ताल्लुक है? डायरेक्टली तो कोई ताल्लुक नहीं है इंटरेस्ट रेट बढ़ने से। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ये इंडिकेटर क्यों बना? क्योंकि इंटरेस्ट रेट की बेसिस पे क्या निकलता है, वैल्यू इन यूज ऑफ एसेट। तो जितने ज्यादा इंटरेस्ट रेट होंगे उसकी पीवी क्या हो जाएगी, उसकी पीवी रिड्यूस हो जाएगी। जितना हम इंटरेस्ट रेट ऊपर करेंगे पीवी नीचे जाएगी, इनवर्स होता है। तो एज अ रिजल्ट जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो आपकी वैल्यू इन यूज कम होगी और वैल्यू इन यूज रिकवरेबल अमाउंट का कंपोनेंट है। तो जैसे ही इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल बैंक ने अनाउंस किया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, आप अलर्ट हो जाएं कि आपको अपने एसेट की रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बाद में देखेंगे कि इम्पेयर्ड हुआ नहीं है, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट तो आप निकालनी पड़ेगी। ये कुछ इंडिकेटर्स हो गए, बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही है। अब कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन आपको खुद मिलती है, अपने पास से मिल रही होती है। आपको पता लग रहा होता है कि जो मेरा एसेट है ना उसके जो बेनिफिट में एंटिसिपेट कर रहा हूँ वो अब नहीं रहे, वो क्या हो गए, कम हो गए। मसलन फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन आपने खरीदा, तो मोबाइल फोन आपके हाथ से गिरा, उस पर स्क्रैचेस पड़ गए, क्या उसकी वैल्यू वही रहेगी? अगर आज इसको मार्केट में बेचने जाएं तो क्या वैल्यू गिरेगी? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डैमेज होना इज एन इंडिकेटर ऑफ फॉल इन वैल्यू। तो अगर आपकी कोई एसेट डैमेज हो गया है, ऑब्सलीट हो रहा है, पुराना हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट। या फिर आप जो एसेट खरीद के लाए थे तो आपने सोचा था कि एसेट हमें इतना बेनिफिट देगा, लेकिन वो बेनिफिट दे ही नहीं रहा। मसलन आप सोच के लाए थे कि 24 घंटे में ये मशीन जो है ना वो 18 घंटे तो चलेगी, लेकिन वो 10 घंटे के बाद ही मशीन गर्म हो जाती है और आपको मशीन बंद करनी पड़ती है।
तो वर्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देन एक्सपेक्टेड, ये भी इंडिकेटर है, कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट। इसी तरीके से आप जो एसेट लाए हैं उस एसेट को आपने प्लान किया कि हम बेच देते हैं, हेल्ड फॉर डिस्पोजल कहलाता है। इस पर एक पूरा स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे आगे जाके IFRS 5 का। आपने इसको प्लान किया कि हम इसको बेच देते हैं, बेचने का प्लान कर लिया, ये भी इंडिकेटर है कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ इंडिकेटर हैं जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि एसेट का रिकवरेबल अमाउंट क्या हो चुका होगा, रिकवरेबल अमाउंट मे बी, अच्छा मैं बार बार वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मे बी फॉल हो चुका होगा, जरूरी नहीं है। तो टेस्टिंग करने का मतलब है कि हम रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे। अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है और कैरिंग अमाउंट टेस्टिंग करने के बाद, रिकवरेबल अमाउंट निकालने के बाद पता लगता है कि रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है और कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो इम्पेयरमेंट होगी। लेकिन अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है तो फिर हम कहेंगे देयर इज नो इम्पेयरमेंट। ये इंडिकेटर। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं जो ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ रही होती हैं। तो कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनकी एनुअल टेस्टिंग होती है, हर साल उनका रिकवरेबल अमाउंट निकाला जाता है। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग एनुअली, इररिस्पेक्टिव ऑफ के इंडिकेटर्स हैं या नहीं। तो कोई खास चीज होगी ना जिसके बारे में IAS ये कह रहा है कि इन एसेट्स की हर साल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करो। बाकी के बारे में क्या कह रहा है, इंडिकेटर्स नजर आएंगे तो करो। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि एक बंदा है, उसको कमर में दर्द हुआ, ठीक है, तो आप कहेंगे उसको जाके किडनी का टेस्ट कराओ। आप कहेंगे हो सकता है स्ट्रेस की वजह से हो गया, हो सकता है कोई सोया ना, सही ना हो। लेकिन एक बंदा है वो डायलिसिस के ऊपर है, वो रेगुलर टेस्ट करवाएगा अपना। ये एक बंदा है किसी बीमारी की वजह से सफर हुआ है, उसको रेगुलर टेस्टिंग की जरूरत है क्योंकि वो सेंसिटिव है। लेकिन एक बंदा हट्टा कट्टा है तो उसको आपको ही बोलेंगे, आप कहेंगे हाँ तुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो टेस्ट करवाना। तो जो एसेट्स वल्नरेबल ज्यादा हैं उन, वो कौन कौन से एसेट्स हैं जिनकी एनुअल टेस्टिंग करनी होगी। तो IAS says that the recoverable amount of the following types of intangible asset, यानी कि IAS 38 की बात कर रहा है, टेंजिबल की बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है कुछ ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिन्हें हर साल आपको टेस्टिंग करनी है, आर मेजर्ड एनुअली whether or not there is any indication that it may be impaired। तो अब वो कौन से खुशनसीब एसेट्स हैं, उसकी यहाँ 3 एग्जांपल दी हुई। गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, यानी कि परचेज गुडविल अगर आपने खरीदी तो परचेज गुडविल को आपने इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड किया बैलेंस शीट में। तो अब वो क्योंकि अमोर्टाइज ही नहीं होती, गुडविल गुडविल अमोर्टाइज नहीं होती, इनडेफिनेट लाइफ होती है, तो हम उसको हर साल टेस्टिंग के लिए जरूर देखेंगे, उसका रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे। इसी तरीके से वो इंटेंजिबल एसेट जिसकी इंडेफिनेट यूजफुल लाइफ है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्रांड नेम है, हमने परचेज किया है तो उसकी लाइफ इंडेफिनेट है। इसी तरीके से वो इंटेंजिबल एसेट जो एसेट बन तो चुका है लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा, जैसे हमने आज इसकी एग्जांपल पढ़ी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, कि वो बैलेंस शीट में जा तो चुका है लेकिन अभी तक वो इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है ना, ये एसेट ऐसे हैं जो कि नॉर्मली अमोर्टाइज नहीं हो रहे, उनकी वैल्यू को हम कम ही नहीं कर रहे। तो अगर हम वैल्यू को कम नहीं कर रहे हैं तो इस बात के चांसेस बढ़ गए हैं कि हो सकता है इनकी वैल्यू कम हो चुकी हो किसी वजह से।